हेलो नमस्कार। मैं अहमदाबाद से राजेश मोकिया। आज हम सीखने जा रहे हैं कि ओपन ऑफिस क्या है और ओपन ऑफिस को कैसे इंस्टॉल करें और इंस्टॉल करने के बाद उसके अंदर वर्क कैसे करें। ये स्पेशली वीडियो इसलिए बनाया गया है कि हमारे नॉर्थ कैरोलिना के स्टूडेंट्स हैं मिस्टर जगदीश भाई पटेल, उनके लिए ये स्पेशल वीडियो हमने ये बनाया हुआ है और उनके काफ़ी क्वेश्चंस उसके अंदर वीडियो के अंदर शामिल किए गए हैं जो आपको भी होते होंगे। पहले तो ये समझ लेते हैं कि ओपन ऑफिस है क्या। ओपन ऑफिस इज़ ए फ्री सोर्सेज फॉर ओवरऑल द वर्ल्ड। जैसे MS ऑफिस होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इस तरह ये ओपन ऑफिस है। उसकी खूबी ये है कि इसके अंदर सभी सारे टूल्स जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में दिए गए हैं, मोर और लेस थोड़े कम भी है, लेकिन हमारा काम चल जाता है। तो आज भी कई लोग ऐसे हैं कि जो लोग लाइसेंस मतलब यूज़ नहीं करना चाहते या एकदम प्योर वर्क जो करते हैं, जिनको मतलब ऐसा लाइसेंस का खरीदी नहीं करना है, तो वो अपने आप में ये फ्री सोर्सेज को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। कैसे? तो ये वेबसाइट के ऊपर मैंने गूगल में सर्च किया है, ओपन ऑफिस डाउनलोड सेलेक्ट किया। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 3 मज़ेदार टूल्स हैं जिसका नाम है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। लाइकवाइज आई एम ए माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट। मैं तो रिकमेंड ही करूँगा कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ही यूज़ करना पड़ेगा आगे जाके, क्योंकि वो बहुत बड़ी डेप्थ में और पूरे वर्ल्ड में प्रूवन है। ये भी प्रूवन है, लेकिन ये मोर और लेस आप कह सकते हो कि हमारा काम चला सकता है। तो आज भी अमेरिका में कई जगह पे ये ओपन ऑफिस चल रहा है। उसको डाउनलोड फुल इंस्टॉलेशन में मैं गया, यहाँ पे उन्होंने इंस्टॉलेशन शुरू कर दिया है। जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है तो मैं पहले डाउनलोड होगा, फिर मैं इंस्टॉल करूँगा। यहाँ पे उन्होंने सेकंड्स बताए और यहाँ मैं कीप ऐसा कह देता हूँ। ये सॉफ्टवेयर मेरे लिए यहाँ पे 135 MB में डाउनलोड होने जा रहा है। ये डाउनलोड होने के बाद मैं इंस्टॉल करूँगा, उसका आइकन है वो पिन अप कर दूँगा और उसके दौरान मैं कुछ और चीज़ सर्व करूँगा आपके लिए। जैसे हमारी भारतीय संस्कृति के प्रणेता जो है, वैसे तो कई नाम मैं ले सकता हूँ, लेकिन जो ज़्यादा नाम मैं लेना चाहूँगा वो स्वामी विवेकानंद। तो मान लीजिए मुझे उसके बारे में कोई टाइपोग्राफी तैयार करनी है या टाइप के द्वारा उसका नरेशन लिखना है, तो मैं पहले स्वामी विवेकानंद इंडिया, वैसे इंडिया लिखने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि पूरे वर्ल्ड में वो एक ही है। उसके बारे में मैं यहाँ पे कोई ऐसे ढूंढ रहा हूँ। ऐसे मीन्स कोई निबंध लेखन। यहाँ पे मुझे कोई ऐसे मिल गया है स्वामी विवेकानंद का, तो उसका मैं यहाँ से टेम्पररी कॉपी कर रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये कॉपी किया। कॉपी कैसे करना है, यहाँ माउस को पकड़ के ड्रैग करना है और धीरे 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 स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम यहाँ पे 1 या 2 पैराग्राफ जो है वो ले लेंगे। मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ उसके ऊपर आपको बराबर राइट क्लिक करना है, वहाँ पे लेफ़्ट क्लिक से कॉपी करके ये अपना कॉपी तैयार है। उसके दौरान हमारा डाउनलोड भी तैयार हो गया होगा। लेट्स सी इन अ डाउनलोड एरिया, दिस इज़ माय डाउनलोड एरिया। ये डेस्कटॉप के ऊपर मैं पहुँच गया, ये डाउनलोड के ऊपर पहुँच गया। यहाँ पे ये डाउनलोड मेरा तैयार है। तो जैसे ही मैंने इंस्टॉल करना शुरू किया वो इंस्टॉल कर दे रहा है और करने के बाद यहाँ मुझे दिखाई देगा उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस। अब एक और हमारे पास स्वामी विवेकानंद जी का एक आर्टिकल तैयार है और दूसरी ओर वो इंस्टॉल हो गया है। और इंस्टॉल होने के बाद में उनके
ऑप्शंस को आपके सामने रिवाइज करूँगा। थीसिस है ओपन ऑफिस और यहाँ पे वो इंस्टॉल बता रहा है धीरे धीरे। नेक्स्ट में स्टेप देते जाऊँगा। ऑर्गेनाइजेशन का मैंने नाम दे दिया ज्ञान सरिता। मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम ये है, मेरा नाम है राजेश मोकिया। ये मेरा फ़ोन नंबर 9979884499। नेक्स्ट कर दिया। फिर उन्होंने पूछा कि टिपिकल या कस्टम। हम बोलेंगे टिपिकल, यानी कि जो स्टैंडर्ड हो रहा है वही हमें चाहिए, तो वो नेक्स्ट नेक्स्ट करता जाऊंगा। ओपन ऑफिस यहाँ पे इजी वे इंस्टॉल हो गया है। अभी यहाँ पे ये देखना है कि इंस्टॉल करने के बाद हम उनका जो पोर्शन है जो बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा है उनको हम चालू करेंगे। इंस्टॉल होने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करूँगा ओपन ऑफिस, तो ये ऐसे दो बर्ड्स जैसे उड़ रहे हैं, ऐसा कोई सिंबल आ जाएगा। ये एप्लीकेशन आज से हमारे कंप्यूटर में शुरू हो गया। उन्होंने पहला स्क्रीन वेलकम का दिया है। यहाँ पे वो फर्स्ट नेम पूछेंगे मुझे, राजेश। मेरा लास्ट नेम भूकिया। और इनिशियल्स आप लिख सकते हैं, जैसे मैं मिस्टर लिख सकता हूँ कुछ भी, या आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। फिनिश कर दिया मैंने। तो अभी ओपन ऑफिस के 3 टूल जो हमारे कोर्स में शामिल है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर आपके लिखाई वाले पोर्शन को कंट्रोल किया जाएगा, स्प्रेडशीट के अंदर कैलकुलेशन वाला पोर्शन आपको पढ़ाया जाएगा, और प्रेजेंटेशन तो नाम ही आपको पता लग रहा है कि स्प्रेडशीट से प्रेजेंटेशन से आपका कुछ प्रेजेंटेशन होने जाएगा। पहले तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करूंगा। सबसे पहला स्क्रीन आपके सामने, यहाँ पे ब्लिंक ब्लिंक हो रहा है, राइट क्लिक करके मैं पेस्ट भी कर लूँगा। आपको पता है कि मैंने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में यहाँ पे कुछ कॉपी किया था, और ये एक्स्ट्रा लिंक जो आ गई है वो हमें डिलीट करना है, डिलीट कर दी। पहली बात तो ये छोटे छोटे कैरेक्टर्स मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ठीक से देखने के लिए ये मैग्नीफाई ग्लास जिसके नीचे जूम लिखा है उसको पहले पढ़ लेते हैं। जूम है क्या? जूम के ऊपर जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो पहला है ऑप्टिमल, यानी कि महत्तम आप जितना हो सके कर लो। दूसरा है फिट विड्थ एंड हाइट, हाइट एंड विड्थ के अंदर शामिल करके हमें सेट कर दो। तीसरा है फिट विड्थ, उसमें विड्थ एंड हाइट थी, यहाँ सिर्फ विड्थ थी, यानी कि चौड़ाई के अनुसार हमें फिट कर दो। यहाँ पे है कस्टमाइजेशन, जैसे 100 तो 100 तो कर ही दिया। वेरिएबल में कस्टमाइजेशन मिलेगा, जैसे मुझे 200% रखने हैं तो 200% से वो मुझे, इसका मतलब ये कभी नहीं कि ये स्वामी विवेकानंद जी का जो आर्टिकल है वो इतना बड़ा छपेगा, वो तो छपने वाला है। अपने फॉन्ट्स की साइज में, फॉन्ट्स की साइज कैसे नापी जाती है, यहाँ 9 लिखा है, 9 यानी 9 फॉन्ट की साइज 9। तो पहले मैं फॉन्ट की साइज ठीक करूँगा। कैसे करूँगा? क्योंकि मैं थोड़ा सेलेक्ट करूँगा तो इतने लोगों की होगी, तो क्यों ना हम सभी को एक साथ सेलेक्ट करें। सिलेक्ट करने का आसान तरीका, कहीं छोर के ऊपर आपका कर्सर रख दो, जैसे ये वाला छोर, ये वाला छोर। शिफ्ट पकड़िए और धीरे से एरो की को ऐसे रखते जाइए। एरो की 4 प्रकार की है, ये मैं लेफ्ट एरो की दबा रहा हूँ कीबोर्ड से। मैं अप एरो की भी यूज़ कर सकता हूँ, अप एरो की, अप एरो की, अप एरो की, और लेफ्ट से पूरा सेलेक्ट ख़त्म करूँगा। सिलेक्शन मेरे कब्जे में है। अब सिलेक्शंस के अनुसार मेरे फॉन्ट्स की साइज़ या तो मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ या तो यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। यहाँ फॉन्ट्स की साइज़ आपको मिल रही है, जैसे मैंने 20 कर दी। तो दरअसल प्रिंटिंग में वो कैसी लगेगी, तो प्रिंटिंग का रुख देखने के लिए आपको मैग्नीफाई ग्लास के अंदर 100% ही करना पड़ेगा। उससे आपको पता चलेगा कि 100% में छपने के बाद ये ऐसा दिखेगा। आप देख रहे हैं कि उनके आखिरी छोर जो है वो तुटक तुटक ऐसे आ रहे हैं। तो उनको ठीक ठाक करने का तरीका है कि पूरा सेलेक्ट कर लो पैराग्राफ। फिर यहाँ पे 4 प्रकार के जस्टिफिकेशन है। पहला जस्टिफिकेशन है अलाइन लेफ्ट, दिस इज सेंटर अलाइन,
दिस इज राइट अलाइन एंड दिस इज फुल जस्टिफाइड, यानी कि दोनों ओर से उसकी छोर को उन्होंने खींच के रखा है। जैसे मैं कुछ फिर से कुछ टाइप करना चाहूँगा, मैंने एंटर दबाया तो मैंने शुरू कर दिया। ये मेरा टाइपिंग है, मैं थोड़ा रफ कर रहा हूँ आपकी सहूलियत के लिए, लेकिन आपको रियल में टाइप करना होगा। देखिए लास्ट वर्ड जैसे बड़ा सा वर्ड आ गया है मेरे पास, गांधीनगर, तो देखा उन्होंने गांधीनगर उठा के नीचे ले लिया। अब ध्यान से फिर से एक बार देखिए कि आखिरी वर्ड अगर बड़ा है जैसे जामनगर, तो जामनगर उठा के उन्होंने लेफ्ट साइड में ले लिया, और वो जस्टिफाइड है तो अपने आप में खींचम तान करके जस्टिफाई करता रहेगा। अगर जस्टिफाइड नहीं होता या स्पेशली एक ही पैराग्राफ को मैं लेफ्ट अलाइन कर रहा हूँ तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि यहाँ गांधीनगर की जगह कम है, यहाँ जामनगर की जगह कम है, इसलिए वो नीचे स्किप करके आ जाता है। हाँ, आपको ये याद रखना है, जब तक पैराग्राफ खत्म हो ना जाए तब तक आपको एंटर नहीं दबाना है। परफेक्ट याद रखिए। पैराग्राफ स्टार्ट करिए, जैसे मैंने एंटर दबा दिया, पैराग्राफ स्टार्ट कर दिया, ये मैंने कुछ टाइप किया, टाइप करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और करने के बाद आपको कहाँ रुकना है, जैसे ही पैराग्राफ खत्म होता है तभी आपको एंटर देना है, बीच बीच में कहीं एंटर मत दो। अभी आप बोलेंगे उनकी छोर जो है वो ठीक ठाक नहीं है, कोई बात नहीं, उसको सेलेक्ट करने के बाद अगर हम जस्टिफाई करते हैं तो जस्टिफाई, और एक फ़ायदा यह है कि जस्टिफाई अगर हमने एक बार कर दिया तो वो जितना आप लिखाई करते जाओगे उसमें वो काम करता ही जाएगा, करता ही जाएगा। जस्टिफाई दो जगह से हाजिर है, एक तो यहाँ पे और ये। तो पहली बात कि ये है क्या, और कई कई बार तो क्या है लोगों से ये बंद भी हो जाता है। डोंट वरी, अगर ये बंद हो गया है तो यहाँ ग्रीन कलर का एक सिंबल दिख रहा है और उसके नीचे लिखा है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ का मीनिंग है उनके उनके स्पेशलिटीज़ और उनके लाक्षणिकता। तो प्रॉपर्टीज़ को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो उनके जितने भी प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी मैं समझाने जा रहा हूँ कि बॉर्न इन कलकत्ता ऐसा लिखा है तो उसको बोल्ड कर दिया। जैसे इंग्लिश एंड पर्शियन को मैंने इटालिक किया है, कोई स्पेशलाइज एम्फासाइज के लिए ये काम कर रहा है। एम्फासाइज यानी कि उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है ड्यूरिंग योर रीडिंग, तो ये सारे यूज़ होते हैं। जैसे अंडरलाइन भी है, मैं वैसा रैंडम कर रहा हूँ, बी केयरफुल कि कोई मीनिंगफुल वर्ड पकड़ के आप अंडरलाइन कर सकते हो। जैसे आप उर्दू में कह सकते हो कि तवज्जो देनी है, तवज्जो यानी उसके ऊपर इम्पोर्टेंस देना है, तो ये ऐसा कर सकते हैं। देखो अलग अलग डिज़ाइन में मिल रहा है आपको, कहीं आपको अंडरलाइन की एक करली पोजीशन भी मिल रही है, देखने में कैसी लगेगी। चलो जूम को बुलाते हैं, जूम को बुलाने के बाद हम कहेंगे कि हमें 200% का कर दो, तो देखिए दिखने में कैसा लग रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है। तो आई होप कि आप समझ गए हैं कि बोल्ड क्या है, इटालिक क्या है, अंडरलाइन क्या है। रही बात उनके बाद वाले पोर्शन की जिसका नाम है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू यानी मान लीजिए मुझे पर्शियन, हाँ कोई भी शब्द ले लीजिए जैसे नेम, तो नेम के ऊपर मुझे स्ट्राइक आउट करना है, तो दिस इज स्ट्राइक आउट। स्ट्राइक आउट का मीनिंग वो है भी और नहीं भी। आप बोलेंगे कोई ऐसा एग्जाम्पल, हाँ हो सकता है, जैसे पास ऑब्लिक फेल, तो मैं क्या करूँगा, फेल को सेलेक्ट करके यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू कर दूंगा, यानी कि वो फेल नहीं हुआ है। कई बार आपने फॉर्म भरते समय सुना होगा स्ट्राइक आउट विच इज़ नॉट एप्लीकेबल, यानी कि जो आपको लागू नहीं हो रहा है उसको स्ट्राइक आउट कर दो, राइट। और कई एग्जाम्पल आप ढूंढ सकते हो, जैसे चेक ऑब्लिक ड्राफ्ट, मेल ऑब्लिक फीमेल, पास ऑब्लिक फेल, जिसमें से आपको जो चीज़ नहीं चाहिए उसको स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। आगे चले, यहाँ पे लिखा है शेडो। व्हाट इज द मीन बाय शेडो, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो शेडो क्या है। मैंने सेलेक्ट किया और शेडो दे दिया, यहाँ पे शेडो दिख रहा है। आप बोलेंगे कुछ नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, जरा देखते हैं उसको जूम करके। मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, जूम करने के लिए कंट्रोल पकड़ के माउस का स्क्रॉल अगर आप करते हो तो वो जूम हो जाएगा। देखो जूम होने के बाद हमें पता चला कि ये जो दत्ता है उसके नीचे छोटी सी मात्रा में कोई शेडो दत्ता एंड लिखा है, वहाँ पे वो जूम हो रहा है। वैसे देखने जाए
तो टाइटल्स में वो काफ़ी सारी मात्रा में यूज़ होते हैं। टाइटल कैसे करें, तो पहले जूम को ठीक ठाक कर लेते हैं। दिस इज़ माई जूम, दिस इज़ 100%, ओके कर दिया। अभी मेरे पास कोई टाइटल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, जहाँ मुझे टाइटल बनाना है, बीच बीच में भी कभी टाइटल बन सकता है, तो जहाँ टाइटल करना है वहाँ माउस खड़ा कर दिया, माउस को रख दिया, एंटर दबा दिया, तो वो ब्लिंक ब्लिंक होता जा रहा है। और उसको हम पहले से ही सेंटर में कर देते हैं, ये सेंटर हो चुका है। वहाँ पे मैंने कैपिटल लेटर में लिखा स्वामी विवेकानंद। याद रखिएगा कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं देनी है, नहीं तो उसका सेंटर है वो संतुलित असंतुलित हो जाएगा। बी केयरफुल, एंड के बाद कुछ नहीं करना है, एंटर भी नहीं देना है, बस उसको सेलेक्ट कर लो। और उसकी साइज़, क्योंकि ये टाइटल है तो टाइटल तो कुछ अच्छी तरह से दिखना चाहिए। जैसे टाइटल की साइज़ मैं चाहूँगा 22 कर दी, मैं चाहूँगा 72, लेकिन आपको विवेकपूर्ण यहाँ पे वर्ताव करना है, जितना अच्छा लगे उनको करना है। जैसे रीडेबिलिटी उसकी कैसी अच्छी रहेगी, मेरे हिसाब से आई सजेस्ट कि आपको 22 या 24 के आसपास रखना चाहिए, ताकि थोड़ा हार्ड ना लगे और अच्छा दिखे। सेलेक्ट करने के बाद मैं सीधा उसके ऊपर शेडो दे सकता हूँ, और शेडो आएगा, जरूर आएगा, प्रिंटिंग में आएगा, अभी दिख नहीं रहा है, देखने के लिए जूम करना पड़ेगा, आप जान सकते हो। तो सिलेक्शन चालू है और ये वर्क भी चालू है। ये मैंने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे और एक मैं समझाना चाहूँगा जिसका नाम है इंटरनल स्पेसिंग। तो कैरेक्टर स्पेसिंग यानी अक्षर या जो कैरेक्टर एक एक ए बी सी डी अल्फ़ाबेट आप कहते हैं, उनके बीच में कैसे उसको लूज़ करना है। लूज़ करना है यानी कि उनको रीडेबल कैसे करना है, थोड़ा अच्छा दिखता है। वेरी लूज़ भी आप कर सकते हो, दिस इज़ वेरी लूज़, राइट सर। तो आपको बिहेव ऐसे करना है कि जैसे नॉर्मल। तो टाइटल वगैरह है तो मैं लूज सजेस्ट करूंगा, और कई बार हम पैराग्राफ में भी यूज कर सकते हैं। देखिए पैराग्राफ कितने का है, मेरे हिसाब से 1 2 3 4 लाइन का है, 3.75 लाइन का है। अगर मैं उसको लूज कर रहा हूं तो ऑब्वियसली कंप्यूटर थोड़ी ज़्यादा यूज़ करेगा जगह, लेकिन दिखने में और रीडेबिलिटी में ये नंबर 1 है। देखो रीडेबल कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है, आपकी स्टेशनरी और आपके सामने वाले लोगों के यानी कि टारगेट ऑडियंस की रीडेबिलिटी कैसी रहेगी, उनके अनुसार आप टाइट या लूज कर सकते हो। टाइट भी कर सकते हैं, आप बोलेंगे टाइट से क्या होगा, चलो देखते हैं। ये मैंने पहला नॉर्मल कर दिया। नॉर्मल यानी कितनी लाइन का है, 3.75 लाइन का है, 3 लाइन और 75% और ज़्यादा है, बराबर है, मतलब 4 लाइन नहीं है। अभी मैं देखते हैं, मैं दिखाता हूँ कि मैंने टाइट कर दिया, तो देखो वो 3.25 लाइन में हो गया, वेरी टाइट से वो 2.5 लाइन में हो गया, लेकिन उससे कुछ दिखेगा नहीं। बी केयरफुल, रीडेबिलिटी वो खो देता है। तो आपको अपनी सहूलियत के अनुसार टाइट या वेरी टाइट या नॉर्मल या लूज और वेरी लूज करना है। नॉर्मली तो हम नॉर्मल ही रखते हैं, लेकिन चॉइस के अनुसार ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे और आगे देखिए, ये है सुपरस्क्रिप्ट, ये है सबस्क्रिप्ट। सुपर यानी ऊपर, ऐसा आप कुछ याद रख सकते हो। जैसे कई बार हमने लिखा होगा जैसे फर्स्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। फिर से मैं ट्राई करूँगा, फर्स्ट, ये मैंने स्मॉल में लिखा, तो स्मॉल में अपने आप में वो ऊपर चढ़ जाता है, यानी कि ऊपर की ओर दिखता है। जैसे साइंटिफिक नोटेशन अगर हम लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा ए प्लस बी का स्क्वायर, ये मैथमेटिक्स में आपने कहीं देखा होगा। तो मैं लिखने जा रहा हूँ स्क्वायर, लेकिन हो नहीं रहा है, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशंस का मीनिंग दिखाता है इसके अंदर। मैथमेटिकल में ज़्यादा यूज़ होता है। सिलेक्ट करिए, सिर्फ उसको ही सिलेक्ट करिए, और यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट दे दीजिए। सुपर यानी ऊपर, देखो ये ऊपर हो चुका है। इनका एक ड्रॉबैक है कि एक बार मैंने ऊपर कर दिया तो उनकी गति ऊपर में ही चालू हो जाएगी। बी केयरफुल, एक बार अपने सुपरस्क्रिप्ट किया है, इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि आपको वो ऑफ करने भी जाना पड़ेगा। ऑफ यानी उनको बंद करने जाना पड़ेगा। अब ये नॉर्मल हो चुका है, अब मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। जिस तरह सुपरस्क्रिप्ट है इस तरह सबस्क्रिप्ट भी है। जैसे H2
SO4। जैसे H2O, ये साइंस वाले लोग जानते होंगे कि ये सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड का ये पार्ट है। साइंटिफिक ऐसे लिखा नहीं जाता, उनको थोड़ा सा नीचे लिखा जाता है, तो उनको इंग्लिश में सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। सब यानी नीचे। देखो ये सब होने लगा। आप बोलेंगे उसकी साइज कम कर दे, तो नहीं, ये उनका रूल्स है कि आपको सबस्क्रिप्ट से ही करना पड़ेगा। इस तरीके से ही वो दिखता है। तो बहुत कम मात्रा में ये यूज़ होता है, लेकिन जहाँ यूज़ होगा वो अपने आप, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो वो अपने आप कर लेता है। जैसे मैंने लिखा सेकंड, तो देखो अपने आप वो कर लेगा, लेकिन स्मॉल कैरेक्टर्स में, कैपिटल में नहीं करेगा। सेकंड, फिर थर्ड, देन फोर्थ। और देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे वो नॉर्मल भी हो जाता है। एक बार करके वो चुपचाप खड़ा रह जाता है। देखो मेरा ये यहाँ पे काम चल रहा है, मतलब ऑटोमेटिक जो है वो तो हो ही जाएगा। फिफ्थ में लिखूंगा जैसे, राइट। और एक चीज यहाँ पे लिखा है फॉन्ट कलर, तो आप चाहे तो फॉन्ट के कलर को बदल सकते हैं। ये मैंने सेलेक्ट किया और फॉन्ट के कलर को बदल दिया। अब शेडो थोड़ा दिख रहा है। आप बोलेंगे नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं जूम से प्रूव कर दूंगा कि जरूर उसके अंदर पड़ा हुआ है। देखिए अब स्पष्ट रूप से आप देख सकते हो उसको, बराबर है। दिस इज अ शैडो इफेक्ट। लेकिन मैं फिर से आपको ये दोहराना चाहूँगा, ये सिर्फ टाइटल में ही अच्छा लगता है और टाइटल में ही दिखेगा। यहाँ मैंने किया हुआ है लेकिन दिख नहीं रहा है। बोल्ड किया है और शेडो भी किया है। आगे चलते हैं। ये शेडो का एग्जांपल है, लेकिन नज़दीक से दिखता है। अगर मैं फिर से 100% कर दूंगा तो ये दत्ता वाला शेडो तो गायब ही हो जाएगा। कोई सेंटेंस को आपको ऐसा हाईलाइट करना है तो सिलेक्ट करके या तो माउस से या तो शिफ्ट एंड एरो की से, शिफ्ट एंड राइट एरो की मैंने की है, उनसे ज़्यादा काफ़ी अच्छी और सहूलियत से सेलेक्ट होता है। तो मेरे हिसाब से शिफ्ट एंड एरो की ही आप यूज़ करें, और सेलेक्ट करने के बाद आप उसका हाईलाइटिंग कलर दे सकते हो। हाईलाइटिंग कलर से आपको पता चलेगा कि इस चीज़ को कुछ वेटेज से पढ़ना है या तो उसका कुछ वेटेज रहा होगा। और एक चीज़ देखते हैं, मान लीजिए मैंने कुछ पॉइंट्स समझाने चाहे, जैसे यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी के और कई सारे पॉइंट्स यहाँ लिखे होंगे उन्होंने, उनकी हाइलाइट्स या उसके बारे में। तो मान लीजिए ये उनके सेंटेंस में, या आपको तो टाइप करना है होमवर्क के अंदर, कॉपी किया मैंने। और मान लीजिए आप उसको पॉइंट वाइज कुछ दिखाना चाहते हो। पॉइंट वाइज आप समझते हो कि उनका मुद्दा, उनको एक एक पॉइंट के अनुसार मुझे दिखाना है। कैसे जरा देखते हैं। ये मैंने पेस्ट तो कर दिया और उनका लिंक मैंने डिलीट कर दिया। फिर जैसा मैंने बताया था उसको जस्टिफाई तो ऑलरेडी है ही, लेकिन मैं क्या करना चाहूँगा, उनके बारे में एक एक सेंटेंस को कुछ वेटेज के साथ दिखाना चाहूँगा। ये उनका सेंटेंस मैंने तोड़ना शुरू कर दिया। तोड़ेंगे कैसे, अभी तो मैं रैंडम कर रहा हूँ, लेकिन आप अपनी सहूलियत के अनुसार उसको तोड़ सकते हैं पॉइंट वाइज। अगर कोई डेटा आपको दिखाना है तो ये आप समझ लीजिए कि मैंने पॉइंट वाइज एंट्री की है। देखो काफ़ी सारी मात्रा में यहाँ पे पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं, लेकिन मैं अभी रैंडमली आपके लिए टुकड़े कर रहा हूँ। या तो लिखते समय आपको एंटर एंटर देके ऐसे पॉइंट कर देने हैं। अब जैसे ही ऐसे पॉइंट हो गए लिखने के बाद, आप उसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करना बहुत आसान। यहाँ पे एक चीज़ दिखी जा रही है, उसका नाम है बुलेट। तो आप उसको पॉइंटिंग वाइज ऐसे बुलेट्स दे सकते हैं। बुलेट्स का और अच्छा तरीका, आप यहाँ पे बार बार जाके देख सकते हो। जैसे मुझे ग्रीन बटन ऐसे देने हैं, ऐसे स्क्वायर दे देना है, क्यूब दे देना है, और मोर ऑप्शन में जाएंगे तो बहुत ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे। जैसे ये क्रॉस मार्क वाला, कि डोंट डू दिस थिंग, जैसे अभी मुझे ऐसा बताना है कि ये मत करिए, ये मत करिए, ये मत करिए, ये मत करिए। तो जो जो चीज़ मुझे आपको नहीं करने के लिए बताना है, तो इनके लिए शायद ये साइन बहुत अच्छी रहेगी। बराबर है कि नहीं। फिर से जैसे टिक मार्क करके ये मैं बता सकता हूँ चेकलिस्ट,
कि मान लीजिए आपको प्लेन से इंडिया आना है, तो आप एक अपना खुद का चेकलिस्ट बना सकते हैं कि कैसा हो सकता है आपका। एक तो पासपोर्ट, फिर दूसरा टिकट, एम आई राइट, फिर मेडिसिन, फिर आप कह सकते हो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। देखिए, एंटर एंटर मैं करता जा रहा हूँ, अपने आप नए जो पॉइंट्स है वो आते जा रहे हैं और वो टिक मार्क से चालू हो रहे हैं। अगर मैंने डॉट सेलेक्ट किया होता, अभी मैं बदल देता हूँ, मेरी चॉइस मैंने बदली सपोज, या मैंने ऐसा एरो जैसा रख दिया, चलो ऐसा, तो अब क्या होने वाला है आप समझ सकते हो कि जो जो काम करेगा वो पॉइंट वाइज, तो आप अपनी आसपास का कोई ऐसा चेकलिस्ट ऐसे बना के मुझे होमवर्क में दे सकते हो। ये चेकलिस्ट मैंने डमी बनाया है, आप अपना खुद का चेकलिस्ट बनाइए, जैसे ग्रोसरी का लिस्ट, जैसे आपके अड़ोस पड़ोस का व्यक्ति है उनका लिस्ट, कुछ भी। उनके पड़ोस में और एक चीज़ है जिसका नाम है नंबरिंग, आप चाहे तो उसको नंबरिंग दे सकते हो। तो नंबर का तो ये फायदा रहेगा, आपको आगे वाले नंबर देना नहीं पड़ेगा, वो फटाफट नंबर देता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। आप बोलेंगे अब मुझे रुकना है कि मान लो 22 पॉइंट हो गए, अब ज़्यादा नहीं लिखना है, तो आप बैक स्पेस करके उसकी असर नाबूद कर दीजिए। निकल गया, मैंने मेरे से ये निकल गया, अब मैं क्या करूँगा, नॉर्मल टाइप करूँगा। अब ये नॉर्मल है, बी केयरफुल, अगर उसको फिर से पॉइंटिंग में जुड़ना है तो फिर से सेलेक्ट कर दीजिए, उसके साथ पॉइंटिंग को बुला लीजिए, एक बार निकालिए, फिर से डाल दीजिए, ये पॉइंटिंग के साथ वो आने लगा। बी केयरफुल, आपको पॉइंटिंग क्यों लाना है और कैसे लाना है। फिर से मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा सेलेक्ट कर दिया, जितने भी पॉइंटिंग है उसमें नंबरिंग में मैं जाऊँगा, तो इतने सारे नंबर्स हैं और मोर ऑप्शन भी हैं। तो मोर तो आप समझ गए, नंबर में मिलेंगे नंबर, बुलेट में मिलेंगे बुलेट। तो बुलेट का मतलब है ऐसे चित्र जो पॉइंट्स को अलग करते हैं, और नंबर का मतलब यहाँ रोमन भी हो सकता है, ये रोमन आंकड़े भी लिख सकते हैं आप, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कोई पैराग्राफ के बीच में आपको स्पेसिंग चाहिए, तो ये वाली जो स्पेसिंग है वो इंक्रीज स्पेसिंग करती है, वो है क्या। तो स्पेसिंग का मतलब है, आप जानते ही हो कि जहाँ पे आपका पॉइंट या तो आपका माउस खड़ा है उसके बीच में वो स्पेसिंग करने लगेगा, ये स्पेसिंग डिक्रीज करेगा। देखो ये नज़दीक नज़दीक ला रहा है जहाँ पे आपका माउस खड़ा है। सो क्यों ना हम ऐसा करें, उसको सेलेक्ट कर ले पूरा, और पूरा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ज़्यादा आप सिलेक्ट करते हो तो इंक्रीज स्पेसिंग जो है वो बंद हो जाती है। उसका मतलब ये हुआ कि आप किन्हीं दो को सेलेक्ट करके उसके बीच का अंतर जो है वो बढ़ा सकते हो या तो घटा सकते हो। किन्हीं दो पैराग्राफ, यानी कि एनी टू पैराग्राफ यू कैन सेट योर पॉइंट ओवर हियर एंड यू कैन इंक्रीज द वर्टिकल स्पेस, ऊपर और नीचे स्पेस बढ़ रही है अगर आपको चाहिए तो। हाँ, आप घटा भी सकते हैं, जगह कम है तो घटा भी सकते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह एक साथ यहाँ पे नहीं होगा, ये इनका कंस्ट्रेंट है। यहाँ पे ये स्पेसिंग एक साथ नहीं होगी, एक टाइम में एक ही जगह पे ऊपर और नीचे वो करने देगा। तो ये पॉइंट्स भी मैंने दोनों कवर कर दिए। फिर यहाँ पे लिखा है पैराग्राफ बैकग्राउंड कलर। पैराग्राफ बैकग्राउंड कलर यानी कि जो भी पैराग्राफ में आपका माउस खड़ा है, यानी कि आपका पॉइंटिंग जहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, वहाँ जाके आप पैराग्राफ को कोई भी एक कलर दे सकते हो। दिस इज द पैराग्राफ हाईलाइटिंग ओनली। जिस पैराग्राफ में आपका पॉइंटिंग है वहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ को हाईलाइट करेगा। वेरी इजी, हुआ क्लियर? ओके, अभी मैं जो ऑल ओवर बात कर रहा हूँ, पूरे पैराग्राफ को, पूरी पेज को मैंने सेलेक्ट किया है, और यहाँ पे एक नई चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो है पैराग्राफ के बीच में जगह। हर एक पैराग्राफ में मैं जो बोल रहा हूँ तो कि एक साथ मुझे जगह लेनी है, तो यहाँ पे सभी को मैंने सेलेक्ट किया और सभी पैराग्राफ के बीच में जगह बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और आप कम भी कर सकते हो। ये पैराग्राफ के ऊपर वाले हिस्से को छू रहा है, आप थोड़ा ऊपर नीचे करके ध्यान से देखिएगा। ये मैंने कम करने की कोशिश की, कम होता जा रहा है,
ज़ीरो पे ठहर रहा हूँ, अभी भी काफ़ी स्पेस बाकी है उसके अंदर। ये देखो आपके सामने ही स्पेस कम होते जा रहे हैं। तो ये इंटरनल स्पेसिंग था, जितना चाहे पर रख सकते हो, ऊपर भी रख सकते हो, नीचे भी रख सकते हो। और यह है लाइन स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग यानी पूरा पैराग्राफ हटेगा, यह है लाइन स्पेसिंग, हर एक लाइन के बीच में स्पेस। जैसे पैराग्राफ स्पेसिंग में फिर से करूंगा तो आप देखिए, दो पैराग्राफ के बीच में, या तो जो पैराग्राफ में मैं खड़ा हूं वहीं से ऊपर से जगह ले रहा है, लेकिन ये जो है वो इंटरनल स्पेसिंग है, लाइन स्पेसिंग, यानी कि जो पैराग्राफ है उसके अंदर अंदर स्पेसिंग। आप खुद चेक कर लीजिएगा, दोनों में फ़र्क बहुत है। ये पैराग्राफ का स्पेसिंग है, ये लाइन का स्पेसिंग है। तो आज के दिन में सिर्फ इतना ही, फिर आगे जाके हम और पॉइंट्स को कवर करेंगे और इनका रिवीजन भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।